सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर का सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपना भरपूर सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा डेली। ठीक है, सो स्टार्ट कर दें क्वेश्चन पेपर से। और आपको पता है इस बार 2021 में पैटर्न चेंज हुआ है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको पहले से ही पता होंगे ये सारे इंस्ट्रक्शन। और क्लास 12th में एनसीईआरटी मैंने पूरी ख़त्म कर दी है, आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 पार्ट ए का सेक्शन 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 में हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और इन्हें हमें सॉल्व करना है। कह रहे व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, सो देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। कॉस इनवर्स पूछे, साइन इनवर्स एक्स पूछे, ट्रिग्नोमेट्री में जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें टेबल आएगी, उस टेबल के आधार पर ये क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स। तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज। अब जो भी वैल्यू ब्रांच है वो बस लिख दो, कितना होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, बस इतना ही लिखना है। ज़्यादा रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जाए आपको उतना ही करना है, पहले मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन पे आ जाओ। हमसे क्या बोल रहा है, कह रहे हैं इफ़ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट देन फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। मैंने बोला था स्टार्टिंग पे ही जब मैंने सब चैप्टर 1 पढ़ाया था कि ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। और इसी टॉपिक पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। ठीक है, अगर आपने मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे, मैं इसकी लिंक्स भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। अगर कुछ और केसेस भी आ जाते हैं वो भी मैंने वहाँ बता रखे हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आपके पास एक सेट ए है, ये ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 5 और सेट बी में कितने एलिमेंट है 6। आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, ये पूछा है आपसे। ठीक है, कि कितने होंगे। देखो इसे जनरली हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें इसे क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। सिंस m नॉट इक्वल टू n, अगर m और n आपस में बराबर नहीं होते हैं ना, तो कितने होते हैं, ये सब सारी चीज़ें 0 के इक्वल होती है। ठीक है, और इफ़ सपोज करो f m और n आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब जो हमारा आंसर होता है ना वो फैक्टोरियल n के इक्वल होता। ये दूसरा केस भी मैंने आपको बता दिया। और भी कई सारे केसेस हैं जो आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और उस पर क्या पता बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। 1 मार्क्स के प्रॉब्लम में बेसिक प्रॉब्लम ही होते हैं। कह रहे हैं इफ़ ए हमारे पास इतना है, बी इतना है, एक्स इतना है, वाई इतना है, तो ए बी प्लस एक्स वाई फाइंड करो। ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये वह हमें फाइंड करना है। ए हमें क्या दे रखा है, 2 -3 4। बी हमें दे रखा है 3 2 2। एक्स हमें दे रखा है 1 2 3 और वाई हमें दे रखा है 2 3 4, है ना। सो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल तो पता ही होगा ना, कि अगर यहाँ पर जो होता है, जैसे कि जो ऑर्डर है ना, यहाँ पर जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो होता है, ये सपोज करो ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर बी मैट्रिक्स है, इस तरीके से ऑर्डर डिफाइन किया। यहाँ पर और यहाँ पर अगर सेम हो जाते हैं तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगी, इनकी क्या हो जाएगी, आराम से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो इसमें कितने रो हैं, कितने रो हैं, एक। देखो एक रो है और कितने कॉलम है, 3। इसमें कितने रो हैं, देखो 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितना है, 1। क्योंकि ऑर्डर जब आप डिफाइन करते हो तो पहले रो आता है फिर कॉलम आता है।
देखो यहाँ सेम है, तो जो नया मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो वो किस ऑर्डर का बनेगा, 1 इंटू 1 ऑर्डर का बनेगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कैसे हो जाएगा, देखो 2 3 6, सही बात है, ठीक है। 2 3 6, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 प्लस का। फिर यहाँ आ जाओ, इधर देखो 1 दूनी 2, 2 3 6 और 3 चौके 12, ठीक है। यहाँ से आ गया 8 और यहाँ से आ गया 20, तो कितना आ जाएगा आंसर, 28, ठीक है। ये सिंगल सिंगल ऑर्डर के हैं तो ऐड हो गए, 28 आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये चीज़ भी बन गई आपकी आराम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन में भी दे रखे होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, और इस सैम्पल पेपर का पूरा क्रेडिट जाता है उस वाल को। बहुत ही अच्छी सैम्पल पेपर है, आप अपने प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए बाय कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक सैम्पल पेपर, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए डैश इक्वल्स टू 9i फाइंड एक्स। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपका अगर 2 सेकंड 5 सेकंड बच रहा है ना, उस क्वेश्चन को पिक करो। अगर मेरे को पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सबसे इजी कौन है, तो ये वाला इजी था। इसमें बहुत टाइम कौन लगेगा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, तो जो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लेता है उसको करो मत, भले ही आपको दोनों आते हो, ठीक है। तो बट हम यहाँ पर सारा करेंगे, डोंट वरी। देखो क्वेश्चन नंबर और वाला है ना ये प्रॉब्लम, ओके। तो देखो हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, प्रॉपर लिखेंगे ऐसे, गिवन ए हमें दे रखा है कितना, 1 2 2 2 1 x -2 2 -1, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। और रिलेशन में क्या बोला है, ए डैश डैश बोले तो ट्रांसपोज 9 दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें x को फाइंड करना है। यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल x है उसको फाइंड करना है। बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले ए लिखेंगे, फिर ट्रांसपोज, जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है ना, ओके। ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 2, इधर आ जाएगा। फिर ये दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 1 x, और ये हो जाएगा -2 2 -1। इधर क्या है, 9i 3 ऑर्डर का लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आई होप आप सभी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती होगी, ये रूल चलता है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ 4, 2 का 2 के साथ 4, ठीक है। मैं फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ। दूसरे रो के साथ हो गया, अब पहले रो तीसरा कॉलम आएगा। अब 1 -2 -2, ठीक है। इसका हो गया, अब इसका लोगे सबके साथ है ना, तो ये आ जाएगा अब इसका आएगा इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो ये आ जाएगा -2 + 4 -2, और इधर से क्या आ जाएगा 9 0 0, 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, दो मैट्रिक्स की कंपैरिजन हो रही है, इक्वल है ना, तो कंपैरिजन करेंगे एलिमेंट्स की। क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अंदर के एंट्रीज जो होती हैं है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोई सा भी ले लो,
इसको आप इसके इक्वल ले सकते हो, किसी को भी ले लो। सिंस 2x + 4 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा, -4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 -2। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, x = -2। सो ये आपकी x की वैल्यू आएगी। आराम से हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं इफ़ A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सी मॉडल देन फाइंड AB - BA। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सिमेट्रिक को बोल रखा है हमें। क्वेश्चन कौन सा, ये 4th, बहुत ही शानदार है। गिवन A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रखे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज अगर ए का आप ट्रांसपोज लेते हो तो ए के इक्वल आता है एंड बी का ट्रांसपोज भी बी के इक्वल आएगा। ये गिवन है। हमसे क्या पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, इसके नेचर के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सो इसके नेचर के बारे में पूछा है तो देखो भैया ट्रांसपोज लेना ही पड़ेगा। ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, ट्रांसपोज ले लिया तो भैया इसका ट्रांसपोज भी लगेगा माइनस इसका ट्रांसपोज भी होगा, है कि नहीं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रूल है, अब पढ़ के आए होगे, पढ़ रखा होगा आपने। इसका ट्रांसपोज लगेगा माइनस इसका ट्रांसपोज भी लगेगा। अब प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हो रही है और उसका ट्रांसपोज है, तो क्या होगा, बी डैश ए डैश, ये होगा ए डैश बी डैश। और ये देखो इसे इक्वेशन 1 मानो, ए डैश किसके इक्वल है, ए के, बी डैश किसके इक्वल है, बी के, तो ये बी ए और ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, सो देखो यहाँ से अगर नेगेटिव कॉमन निकालोगे तो ये ए बी और ये हो जाएगा माइनस के बी ए। वही चीज़ है लेकिन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। दैट इज़ ये जो मैट्रिक्स है दैट इज़ ए बी माइनस बी ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। वही है ना मैट्रिक्स, बस सामने नेगेटिव लग गया। जैसे नेगेटिव लगता है ये क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इजीली हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। कह रहे हैं इफ़ ए की वैल्यू इतनी है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा बोले तो देखो गिवन हमें क्या दे रखा है, ठीक है, तो हमें d2y/dx² फाइंड करना है। नाउ सबसे पहले हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, यानी कि x के अलावा बाकी सारे हमारे क्या हैं, कांस्टेंट है। देखो डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा आपको, बेसिक है ना। e⁵x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁵x और x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पर भी वही होगा, e⁻−5x का -5x, x का ऑप्शन -5 है तो -5 यहाँ आ गया। ढंग से लिखो, 5 कॉमन आ गया, ठीक है। ये एक बार डेरिवेटिव किया हमने, दोबारा डेरिवेटिव करो। फाइव तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। अगर सिर्फ कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये तो बाहर आ गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे e⁵x का e⁵x और x का ऑप्शन कितना 5, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। b e⁻−5x का -5x और कोफिशिएंट में क्या जाएगा, x का ऑप्शन क्या है -5, तो माइनस यहाँ प्लस बना देगा और यहाँ पर इंटू में 5 आ जाएगा। 5 देखो बाहर आ जाएगा, 5 5 25, अंदर क्या e⁵x प्लस b e⁻−5x यानी कि 25, और ये किसके इक्वल था, y के, तो ये लिख दोगे आंसर। ठीक है, तो ये आपका इजीली आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। कह रहे हैं द कर्व y = x⁵1/5 हैज़ एट 0 0
इज पैरेलल टू विच एक्सिस। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि किस एक्सिस के पैरेलल होगा, वो हमें बताना है। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप किसकी मदद ले लो, पैराबोला, और सॉरी क्या बोलते हैं, स्लोप की मदद ले लो। तो देखो, ये मेरा कर्व है और ये मेरा पॉइंट है। अब किस एक्सिस के पैरेलल है वो हमने देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाऊँ। कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। ये हमारे पास कर्व है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार डेरिवेटिव करूँगा। स्लोप, जब भी कर्व की बात आए और स्लोप निकालना है आपको, तो उसमें डेरिवेटिव करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा x है, तो स्लोप dy/dx। सो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, n x की पावर n-1, यानी कि यह आ जाएगा x की पावर -4/5। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट हमारा 0 0 है, सो dy/dx, इस पे हम काउंट करेंगे। x की जगह पे भी 0 रखना है और y की जगह पे भी 0 रखना है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये है ना एक्चुअली में, तो 1/5, अगर अपॉन में 0 होता है तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, क्या होता है, इनफाइनाइट। अब मेरा जो ये स्लोप है वो इन्फिनिटी पे आया है। ठीक है, जब भी स्लोप इन्फिनिटी पे आता है ना, तो क्या होता है, आपको ये लिखना है, सो द कर्व y इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 हैज़ वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल समझते हैं ना, ऐसा वाला, ये वर्टिकल टेंजेंट है एट 0 0। और ये जो टेंजेंट होता है वर्टिकल, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। ठीक है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या लिख देंगे, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं। तभी मैं कहता हूँ सैम्पल पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं और शानदार शानदार टाइप के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एक्स इज डिफरेंशिएबल। हमें बताना है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन, जिस पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो, हमें अगर वो पॉइंट मिल जाए जिस पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और बाकी सारे पॉइंट्स फिर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। और चेक हमें रियल नंबर पे ही करना होता है। तो अगर वो पॉइंट ही पता चल जाए जिस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर उसको मैं रियल नंबर से मैं माइनस कर दूंगा, तो पूरा जो सेट आएगा उन सभी पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 1 मार्क्स में। देखो, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, क्या दे रखा है गिवन फंक्शन हमें, मॉडुलस के अंदर है 2x - 1 sin x। ठीक है, ओके। जो sin x जो मेरा फंक्शन होता है ना, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है मेरा। ठीक है, sin x फंक्शन मेरा क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। जो दिक्कत आ रही है मेरे को, जो डाउट है, वो इस फंक्शन पर है। ठीक है, अब देखो, सिंस 2x - 1 मॉडुलस के अंदर इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है किस पॉइंट को छोड़कर, एक्सेप्ट अगर इसकी वैल्यू क्या दे देती है, 0 दे देती है। अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगी तो इसको मतलब पॉइंट मेरे को क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मेरे को यहाँ से 1/2 मिल जाएगी। तो इस पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पे ये जो पूरा टोटल फंक्शन होगा मेरा, वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मैंने अभी आपको बोला, तो वही आपको लिखना है। थस, मैं तो थस बोलता हूँ, पता नहीं आप क्या बोलते हैं। थस द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, पूरे के पूरे रियल नंबर में डिफरेंशिएबल होगा। किस पॉइंट को छोड़कर, 1/2 को छोड़कर।
ऐसे लिखा जाता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा सेट ऑफ पॉइंट होगा जिस पे ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 8वें। कह रहे हैं फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, मैंने पहले ही बोला था। देखो गिवन फंक्शन जो एफ एक्स लिखो ना, क्योंकि एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस क्वेश्चन में, जो एफ एक्स हमें दे रखा है वो है 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस के 1। तो अगर आपको इंटरवल निकालना है तो लॉजिक तो आपको पहले ही पता ही है, आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए पहले। उसके लिए लॉजिक प्रोसीजर क्या है कि एक बार डेरिवेटिव करो। तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 6x² और दुनिया 18x 12 और कांस्टेंट का 0। डेरिवेटिव सिंप्लीफिकेशन है, हर एक बंदे को आना चाहिए। अगर डेरिवेशन नहीं आता, डेरिवेटिव करना नहीं आता है तो बहुत बड़ी मुसीबत है आपके लिए। ये आ गया, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। 6 कॉमन आ रहा है, देखो अंदर से आ रहा है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं फैक्टर करके भी लिख सकता हूँ। कितना, x + 2 आएगा, x + 1 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है और ऐड करने पे 3, 2 1 है ना। तो x + 2 x + 1 आ जाएगा। ये मेरा फैक्टर आ गया फॉर क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या करना होता है, जो आपने एक बार डेरिवेटिव किया ना उसको 0 के इक्वल रखो। यानी कि 6x + 2 x + 1 = 0। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फटाक से जो हमारे आंसर मिलेंगे, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। अगर किसी चीज़ की प्रोडक्ट 0 होती है, अगर ये नॉन ज़ीरो तो इनको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहीं से आया है। देयरफॉर x की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई, -1 आ गई यहाँ से। अब नंबर लाइन पे जाओगे, ये माइनस की इन्फिनिटी है, ये प्लस की इन्फिनिटी है, ठीक है। सपोज करो ये -1 है, ये आपका -2 है। सो इंटरवल क्या बने, सो इंटरवल मेरा जो पहला इंटरवल बनेगा वो -∞ से -2, ठीक है। दूसरा बनेगा मेरा -2 से -1 और तीसरा बनेगा -1 से ∞। इनको ओपन इंटरवल में लिखा जाता है, और ओपन इंटरवल का मतलब आपको पता ही होगा। ना तो इस सेट के पास -∞ है, ना ही इस सेट के पास -2 है। इनके बीच के मेंबर हैं इनके पास, ना इसके पास -2 है, ना इसके पास -1 है, इनके बीच के मेंबर हैं। अब किस इंटरवल पर सेट डिक्रीजिंग होगा वो आपको देखना है, ठीक है। और चेक किस पे करते हैं, f' पे करते हैं। अगर मैं पहला इंटरवल ले लेता हूँ, अच्छा ठीक है, पहला क्या, वो इंटरवल लेता हूँ जिस पर हमारा क्वेश्चन बन जाए ना। एक ही आंसर पे एट -2 -1 f' पे आ जाओ। अब ये नंबर लाइन है ना, -1 और -2 के बीच की वैल्यू लेनी है आपको, यहाँ पर रख के चेक करना है। देखो ये 6 बोले तो पॉजिटिव है, x + 2, आपको x एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो इनके बीच की हो, जैसे कि, और बड़ी से बड़ी सोचना है, जैसे कि -2 तो नहीं है सेट के पास, ना ही -1 है, माइनस की 1.5 तो है ना। देखो चेक करने के माइनस के 1.5 है ये, यहाँ रखोगे 1.5 रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से प्लस का आ जाएगा फिर से। जैसे यहाँ पर माइनस के 1.5 रखोगे और +1 करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई में आपस में प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस, क्या आ गया माइनस, विच इज़ नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि इस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सो एट -2 -1 फंक्शन x इज डिक्रीजिंग, ठीक है। बाकी इंटरवल पे चेक करके देख सकते हो, नहीं आएगा क्योंकि 1 मार्क्स का है तो मैंने उसी हिसाब से बता दिया जो इंटरवल सही है। बाकी दोनों पे चेक करोगे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं अ कार्ड is picked at random from 52 playing cards. Given that the picked card is queen, then what is the probability of this card to be a card of spade? तो ये क्वेश्चन आपका किसका प्रॉब्लम है,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 1 मार्क्स से पूछा गया है। और मैंने बोला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है। ठीक, 52 कार्ड्स है हमारे पास टोटल। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। ओके, हमें एक कार्ड पिक करना है। पिक्ड कार्ड वो कौन सी है? वो हमारी क्वीन है, क्वेश्चन में ये बोला है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कार्ड टू बी ऑफ स्पेड, जो क्वीन आप पिक करोगे। तो कंडीशन मेरे पास क्या है? कंडीशन बोल रहा है कि वो कार्ड स्पेड का होना चाहिए। वो कार्ड किसका होना चाहिए? स्पेड का होना चाहिए। ठीक है, तो जो कंडीशन होती है, जिस पर कंडीशन बोला जाता है, उसको आप सेट ए बोलते हो, और जिसके लिए आपको निकालना है उसको आप सेट बी बोलते हो। ठीक है, हमें पिक कार्ड करना है क्वीन को, लेकिन कंडीशन क्या बोला है? वो कार्ड होना चाहिए स्पेड का। वो कार्ड किसका होना चाहिए? स्पेड का। तो हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, कंडीशन को ऊपर रखा जाता है, जिसको निकालना है वो नीचे रखा जाता है। सही बात आई समझ में? ओके, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और आपको पता है सिंस पी ए अपॉन बी है ना, फॉर्मूला क्या होता है? उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ए और बी हैं, तो ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नीचे जो होता है वो वैसा का वैसा आ जाता है बी। ये मतलब कॉमन ए और बी सेट जो है हमारे पास, ए और बी सेट में कॉमन प्रोबेबिलिटी तो पता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे पास 52 कार्ड्स है। अब देखो, मतलब कॉमन का मतलब क्या हुआ? वो स्पेड भी हो और क्वीन भी हो, तो स्पेड का क्वीन एक ही होता है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 1। टोटल आउटकम्स कितना है? 52। बी मेरे पास कंडीशन क्या है? क्वीन कितनी होती है पूरे सेट में? 4 होती है। एंड टोटल आउटकम्स कितना है? 2। इसके भी 52 कट गया, आंसर क्या आएगा? 1/4। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया उसी टॉपिक पर। कह रहे हैं अब ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल टुगेदर। एक ब्लैक और रेड डाई, 2 रेड डाई हैं, एक साथ फेंके गए हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टिंग इन अ नंबर लेस देन 4। ठीक है, हमें ये चीज़ हमें दे रखी है, तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए, मैंने आपको अभी क्या बोला था? और टाइप का प्रॉब्लम है ए और बी। ठीक है, आपका ए क्या होता है? जिस पे कंडीशन बोलेगा, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके, और जिससे आप पूछ रहा है आपको, वो आपका बी हो जाता है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? अ कार्ड इज पिक्ड रैंडम फ्रॉम 52 अ ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल टुगेदर। डाई समझते हैं ना, पासा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गया? ए मेरा क्या बन रहा है? गेटिंग अ सम ऑफ 8 पूछा है आपसे, तो ये मेरी कंडीशन बोला है, गेटिंग सम ऑफ 8, है ना, यही तो मेरी कंडीशन है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन 4। बी मेरा क्या है? रेड डाई रिजल्टेड। ठीक है, ये चीज़ बोलिए। सो मेरे को क्या फाइंड करना है? पी ए अपॉन बी, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, दो जब भी फेंकते हैं, 2 डाइस आप फेंकोगे, एक डाइस है, ये दूसरी डाइस है। जब भी 2 चीज़ आपस में फेंकी जाती है, वहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होता है? मल्टीप्लिकेशन का। इसके पास 6 हैं, इसके पास 6 हैं, तो टोटल आउटकम्स कितना होगा? 36।
ठीक है। और वो आउटकम्स क्या होते हैं वो आपको पता ही है, 1,1 से लेकर 1,6 तक, 2,1 से लेकर 2,6 तक, ऐसे चलता रहता है। 6,1 से लेकर कहाँ तक आता है, 6,6 तक। ठीक है। सो कंडीशन आपको पता ही है, ए और बी का क्या लेना है, कॉमन लेना है। वो ए में क्या बोला, सम ऑफ 8 हो, जिसको जोड़े तो वो 8 आए। ठीक है, जिसको जोड़े तो 8 आए। और जो बी पोर्शन जो हमें बोला गया था सेकंड पार्ट में, रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, लेस देन 4। तो बी में जो नंबर आना चाहिए वो 4 से कम भी आना चाहिए, और जोड़ने पे 8 भी होना चाहिए। ठीक है, ये ब्लैक है, ये रेड है। ठीक है, ये पहला वाला ब्लैक का होगा मेंबर है, दूसरा वाला रेड का होगा। जोड़ने पे 8 भी आए, और जो दूसरा वाला पोर्शन है वो 4 से कम भी हो। तो पहले वाले में तो कोई मिलेगा ही नहीं। इसमें मिलेगा क्या, इसमें भी नहीं मिलेगा, 4 से कम बोला है। इसमें देखो 3, हाँ 3 3 2 3 3 है ना, 8 आना चाहिए जोड़ने पे। 3 2 5 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, नहीं आएगा। फिर 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 7 हो रहा है, 4 4 लेस देन 4 बोला, ये भी नहीं होगा। फिर देखो क्या हो जाएगा, 6 2, हाँ ये तो होगा, और नहीं ये नहीं होगा। 6 2 8 हो रहा है ना, 6 2 मेरा 8 हो रहा है। और कोई नंबर है जिसको जोड़ने पर 8 मिले। ठीक है, सोचना पड़ रहा है। देखो एक तो आ गया है ना, a black and red die roll together, find the condition probability of obtaining the sum 8 given that red die resulted in a number less than 4। ठीक है, तो 6,2 ये रेड के लिए बोला है ना, 6,2 ये 8 आएगा, और कोई 8 देगा, 6,17 6,3 9 हो जाएगा, और तो नहीं दे रहे हैं। और भी कोई नंबर हमसे छूट रहा है क्या, हाँ एक नंबर छूट गया भाई साहब, हमसे 5 वाला छूट गया, 5,3 भी तो 8 देगा। तो देखो ए और बी का जो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2/36। और बी क्या बोला है, रेड डाई रिजल्टेंट लेस देन 4। ठीक है नहीं, तो लेस देन 4 से अगर काउंट करोगे तो मतलब यहाँ पर लेस देन से 4 होना चाहिए, तो वो आपके 18 बार आ जाएगा। गिन के देख लेना, काटोगे तो 2 1 2 9, आंसर आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, ये भी हमसे आराम से बन गया। अब हमसे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एलपीपी का प्रॉब्लम है 1 मार्क्स में। कह रहे हैं द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रक्शन दिस 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 दिस, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस। ठीक है, कॉलम ए आपका मैक्सिमाइज ऑफ जेड है, कॉलम बी में आपका 3 to 5 है। कंपेयर द क्वांटिटी इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है, ये आपको कंपेयर करके बताना है कॉलम ए और कॉलम बी की। देखो कैसे करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ आप लिखोगे कॉर्नर पॉइंट्स, इधर कॉर्नर पॉइंट्स लिखा, और इधर आपका जो फंक्शन का बोल रखा है ना z, जो आपको दे रखा क्वेश्चन क्या दे रखा, 4x + 3y। ठीक है, सो कॉर्नर पॉइंट जो आपको गिवन है वो लिख लो। पहला कॉर्नर पॉइंट है 0, 0, 0,40, 20,40, 60,20 एंड 60,0। तो x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रखोगे तो z 0 आ जाएगा। x के जगह पे 0 और y के जगह पे 40 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 120। x के जगह पे 20 और y की जगह पे 40 रखोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 200। x के जगह पे 60 और y के जगह पर 20 रखोगे, 24 12, तो ये आ जाएगा 300। और x के जगह पे आप रखोगे 60 और y की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 240 240। ठीक है, और z जो बोला गया था, z क्या है, मैक्सिमाइज ऑफ z,
तो ये मेरा 300 सबसे बड़ा है, तो ये मेरा मैक्सिमम आ रहा है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितना होगा? 300। ठीक है, 300 होगा। और क्वेश्चन में जो कॉलम बी के लिए बोल रखा है वो 325 है। तो देखो 325 300 से तो ज़्यादा ही है, तो यही तो हमें कंपैरिजन करने के लिए बोला था। सो द क्वांटिटी, सो कॉलम बी, ये चीज़ मैंने कॉलम ए के लिए निकाली। ए के लिए कॉलम का मैक्सिमम कितना आया? 300 आया। और कॉलम बी का जो मैक्सिमम बोल रखा है 325 है। तो ऑब्वियसली कॉलम ए का जो मैक्सिमम होगा वो छोटा है कॉलम बी से। यही कंपैरिजन हमें करनी थी, सिंपल सी बात है। सो आराम से ये हमारा आंसर आ गया। तो लास्ट में क्या लिख दोगे? सो द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 11 है, ये 2 क्वेश्चन आपको गिवन है, तो आपको कौन सा क्वेश्चन पिक करना जो इजी है। इजी कौन सा इनमें से? सेकंड वाला। ये भी इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा। इससे थोड़ा लेंथी है। इजी तो सारे ही हैं, लेकिन लेंथी की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए, सो पहले हम करते हैं पहला वाला 11th का, और पहला ऑप्शन जो फंक्शन एक्स हमें दे रखा है वो है मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कि किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होगा। डिसकंटिन्यूटी मतलब जिन पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। तो जो पॉसिबल पॉइंट्स है जिस पे हमें चेक करना होगा, देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने का ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जो भी आपको ये फंक्शन दे रखे हैं ना, उसको 0 के इक्वल पुट कर लो। हमें जो डाउट होएगा वो इसी पॉइंट पे होगा और इस पॉइंट, यानी x इक्वल टू -1। इन दोनों पॉइंट्स पे ही मेरे को डाउट है। अगर ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, अगर इसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी की मेरे पास डाउट है, बाकी सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। ठीक है, मेरे को इसी 2 पॉइंट पे क्या है? डाउट है। तो इसी 2 पॉइंट पे मैं चेक कर लूँगा। तो पहले मेरे को फंक्शन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मॉडुलस है। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन x की वैल्यू अगर 0 से लेस लोगे तो मॉडुलस x की वैल्यू -x होती है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे तो मॉडुलस x की वैल्यू प्लस के x होती है। डिटेल में समझा रहा हूँ। व्हेन x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे तो x प्लस 1 मॉडुलस की वैल्यू प्लस में ही लोगे, और अगर x प्लस 1 की वैल्यू लेस देन 0 लेते हो तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में ली जाएगी। ठीक है, तो केस बनाना पड़ेगा। तो देखो व्हेन केस क्या बना सकते हो आप? व्हेन जो x की वैल्यू है अगर मैं -1 से कम लेता हूँ तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा? देखो -1 से कम लिया है मैंने x। अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो -1 यहाँ है और 0 यहाँ है। तो वैसे तो 0 कोई नंबर नहीं होता है, बट नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 0 बड़ी है और -1 छोटी है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना। मैंने क्या ले लिया? x की वैल्यू -1 से छोटी ली है, तो यानी कि 0 से कम है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। पहले केस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। और इसकी वैल्यू तो मैं -1 से कम लूँगा, ऑलरेडी माइनस लगा पड़ा है, माइनस का आपको ऑलरेडी लेना भी है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा? ओनली 1 बचा। ओनली क्या गया? 1। तो जब आप, तो मेरा फंक्शन क्या बना? जब x की वैल्यू -1 से कम लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, ओके। दूसरा केस में क्या बना सकता हूँ? दूसरा केस बनेगा जब x की वैल्यू, ठीक है, 2 पॉइंट पे 3 केस बनते हैं। जब x की वैल्यू 0 से तो कम है लेकिन -1 या -1 से बड़ी है। ठीक है, ये ले लिया, क्योंकि एक बार -1 से छोटा लिया था तो एक बार -1 से बड़ा लेना पड़ेगा। x की तरफ बड़ा मुंह है। ओके, समझना चीज़ों को, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या पता बड़े मार्क्स में भी आ सकता है। चेक करके बोलने के लिए बोले, ठीक है आपसे। अब देखो
पहले में सेकंड केस में क्या बोला है इसमें, देख रहे हो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमें कितना लेंथी करना पड़ रहा है। मैं लेंथी ही करवा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए पूरा। अब इसका फंक्शन देखो क्या बोला है, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है। 0 छोटी है तो यानी कि ये वाला तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट 0 के लिए बात कर रहा है और यहाँ पर 0 से छोटे के लिए है। और ये बोला -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है तो इसको प्लस में ही लेना पड़ेगा, है ना। तो प्लस में ही लेना पड़ेगा तो वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2x -1। तो ये फंक्शन मेरा क्या बनेगा, -2x -1। तीसरा केस क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर ले लो। ठीक है, जब 0 से ग्रेटर लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। 0 से बड़ी तो ये चीज़ भी पॉजिटिव में ही आएगी, क्योंकि -1 से बड़ा है 0 से बड़ा। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, है ना। -1 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब आप देखोगे ना, चेक करोगे कंटिन्यूटी, एक्स इक्वल्स टू -1, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, और फंक्शन -1 के भी इक्वल आएगा। सिमिलरली एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर चेक करोगे तो LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू 0 तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो इस पॉइंट पे भी ये कंटिन्यूस होगा और इस पॉइंट पे भी ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएंगे तो आप क्या लिखोगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर एक ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस ना हो। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बस इतना लिख देना, हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शनल वाले पे आ जाओ। कह रहे व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है वो हमें बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बना रखा है ना। तो हमें cos इनवर्स -1/2 का क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू का शॉर्ट ट्रिक में पाई माइनस थीटा, और ये थीटा क्या होता है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 की वैल्यू देखो, cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। तो पाई माइनस π/3 आंसर आ जाएगा 2π/3। ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है इसके लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2π/3। क्लियर। वैसे तो पूरा डिटेल में करना चाहोगे तो वो भी पढ़ा रखा है एनसीईआरटी में, दोनों तरीके से सिखा रखे हैं मैंने वीडियोस में, देख सकते हैं हम जाकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ 12। कह रहे इफ़ द फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है, गिवन टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल k है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप फंक्शन को देखें, ये आपका है x² - k1/x - 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 1, और k तब है जब x की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज x + 1 x - 1/x - 1। सो दिस टू हैव टू कैंसिल। सो हमें क्या मिलेगा, ओनली x + 1 मिलेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब फंक्शन पहले से ही बोल रखा है कि कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1। गिवन देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसका LHS RHS और उस फंक्शन पे उसकी वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तीनों को करने की ज़रूरत नहीं, आप LHS निकालो या RHS निकालो, F1 की इक्वल रख दो, या तो इसको इक्वल रखना या फिर इसको इसके इक्वल रखना, आपको आपका सोल्यूशन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं RHS निकालता हूँ राइट हैंड साइड। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट, इस पे चेक करना है मेरे को 1 पे, लिमिट x टेंस टू 1,
ठीक है, फंक्शन एक्स। इसको करने का और एक तरीका है डिटेल में, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, तो 1 प्लस एच। ये करो बात एक ही है। तो प्रॉपर तरीका ये वाला ही होता है। बस इसका मतलब है जो फंक्शन है, ठीक है, आरएचएस में जिसके लिए आप चेक कर रहे हो ना, उससे के लिए बड़े में देखा जाता है, एक से बड़े के लिए एक, और एलएचएस में एक से छोटे के लिए देखा जाएगा। लेकिन ये जो फंक्शन है, ये बोला है कि x इक्वल टू 1 नहीं है, और ये फंक्शन x इक्वल टू 1 है, तो 1 से बड़े के लिए भी आपको यही लेना पड़ेगा और 1 से छोटे के लिए भी यही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 नहीं है। क्या पता ये 1 से बड़ा हो, क्या पता ये 1 से छोटा हो, फिक्स नहीं है ये, इसीलिए इसको लेना ही पड़ता है दोनों केस में। तो x की जगह पे क्या रखना, 1 प्लस एच, तो रख दो x की जगह पर 1 प्लस एच, और ये प्लस में ऑलरेडी 1 है। h की जगह पे क्या रखना है, 0, 2 प्लस 0 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, पहले ही बोल रखा है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो राइट हैंड साइड मैं फंक्शन 1 की इक्वल ले सकता हूँ। राइट हैंड साइड मेरा 2 आया है, फंक्शन 1 की वैल्यू मेरे पास k गिवन है। देखो एक पे वैल्यू कितनी है, k है, तो k की वैल्यू तो निकालनी थी, आंसर आ गया k इक्वल टू 2। ठीक है, आप एलएचएस लेके भी ये वैल्यू ला सकते थे आराम से। ठीक है, तो k की वैल्यू मिल गई हमें आराम से, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 10x एट x इक्वल टू 0 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, 13 नंबर। ठीक है, y देखो कर्व गिवन है हमें, और पॉइंट क्या है हमारे पास, ये, तो ये x1 ये y1 है। अगर आपको मेरे को नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो मेरे को नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो पहले उसके लिए मेरे को प्रॉपर स्लोप चाहिए, निकालना पड़ेगा स्लोप m इक्वल्स टू, क्योंकि कर्व है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा x है, तो dy अपॉन dx। 10x की डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। ठीक है, सेक स्क्वायर x होता है, और पॉइंट्स मेरे को ऑलरेडी गिवन है, तो x की जगह पे क्या रखना है, 0, तो सेक 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो मेरे को प्रॉपर जो स्लोप मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो नॉर्मल स्लोप क्या होता है, हमें नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है, तो नॉर्मल स्लोप कैपिटल M क्या होता है, फॉर्मूला 1 अपॉन माइनस के M, और M कितना है 1, सो कैपिटल M आ जाएगा माइनस के 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है ना, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 कैपिटल M x माइनस x1। y1 कितना है मेरे पास 0, कैपिटल M कितना निकला माइनस के 1, x1 कितना था 0। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द फंक्शन इंक्रीज ऑन r। जैसा डिक्रीज वाला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर हम इंक्रीज वाला पूछा जा रहा है कि a की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये फंक्शन मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो देखिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का है कि नहीं। इंक्रीज वाले प्रॉब्लम में पूछा गया, तो क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगा होगा, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एफ एक्स मेरे पास क्या है, साइन एक्स माइनस के ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्या था, वही कॉन्सेप्ट है कि एक बार डेरिवेटिव करना होता है। करेंगे साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ से आ जाएगा ए और बी का हो जाएगा 0, तो यही रखेंगे। ठीक है, फॉर
इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स माइनस, और हमें ए की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मेरा क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, मैंने वैल्यू रख दी यहाँ से एफ डैश एक्स की। नेगेटिव के इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का। ठीक है, अब कॉस एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए, ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक, अब देखो कॉस एक्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है? -1 से 1 होता है। -1 से 1 होता है। सो ए की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ से हम? तो देखो हमें ए की वैल्यू पूछ रहा है किस पर जाके होगा। तो अगर मैं नंबर लाइन बना दूँ -1 1, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस के इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, सो जो ये वाला आ जाएगा ना पोर्शन माइनस इन्फिनिटी से -1, इस वाले पे ये फंक्शन अगर देखा जाएगा यहाँ पर रख के तो वो क्या देगा? इंक्रीजिंग फंक्शन देगा। तो जो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए बिलोंग्स करेगा, वो करेगा -1 से इस पर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजीली बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं ये 15 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ऐसे प्रॉब्लम पूछे ही जाते हैं। कह रहे हैं इवेल्युएट दिस, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। टिक 15 sin x अपॉन 3 + 4 cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ dx। किसी भी इंटीग्रेशन को हमेशा आई लेट कर लेना चाहिए, मैंने आपको बहुत बार बोला है। ठीक है, देखो cos x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। पुट cos x टू टी dx है यहाँ पर, तो डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस के sin x, यानी कि sin x dx की जगह पर हो जाएगा माइनस के dt। यहाँ पर रखो तो ये हो जाएगा माइनस के dt, ये हो जाएगा 3 + 4t²। t को इंडिपेंडेंट बनाना होता है ना, तो आपको 4 यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो 4 बाहर निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3/4 और यहाँ से बचेगा ओनली t²। तो दिस कैन बी रिटन एज t² √3/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया ये x² + a² वाला फार्मूला है ना। तो फार्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a है ना। तो 1/a ये है tan इनवर्स x की जगह पर यहाँ पर t है अपॉन a + c। सो ये का सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम जाएगा माइनस के 1/2 √3, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स t है ना। यहाँ पर t का आपने क्या लट किया था? cos, तो यहाँ पर लगे हाथ वही भी रख देते cos, ये इधर लग जाएगा 2 cos √3 + c। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, है ना। फॉर्मूला कौन सा लगाया था हमने? फॉर्मूला ये वाला लगाया था हमने 1/a tan इनवर्स x/a + c। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। एकदम आसान था, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। या तो ये करना था या तो ये करना था, ये तो और भी आसान है। इंटीग्रेशन आसान लगेगा जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। कॉन्सेप्ट में और प्रॉब्लम है ये हाईलाइट कर लेंगे। हर एक इंटीग्रेशन को मैंने बोलना है हमेशा हाईलाइट करके चलना। ठीक है, यहाँ cos x की पावर sin x, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो sin x को लेट करने पे cos x मिल रहा है, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो e की पावर में होता है ना उसको लेट करने से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। लेट t को हमने क्या लेट किया? sin x, x है तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे sin x का क्या? cos x। तो cos x dx की जगह हम रख सकते हैं dt, cos x dx की जगह पर रख देंगे हम dt, यह आ जाएगा e की पावर t। ठीक है, अब वो लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। 0 से π/2 है। व्हेन t = 0
टी नहीं, जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो है ना, जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ज़ीरो बोले तो ज़ीरो। जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू है तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पाई बाई टू बोले तो वन। तो ये लिमिट चेंज होएगी ज़ीरो से वन। ए की पावर टी का क्या होता है, ए की पावर टी इंटीग्रेशन बी, लिमिट ज़ीरो से वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की किसी की पावर ज़ीरो का मतलब वन होता है। तो आंसर क्या जाएगा, ई माइनस के वन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ई माइनस वन। ईजिली हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। कह रहे इवेल्युएट दिस, या तो इसको सॉल्व करना है या फिर इसको सॉल्व करना है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके किसके हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम है। तो पहले वाले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आई, जो मेरा दे रखा है 0 से 2 पाई, मॉडुलस के अंदर है फंक्शन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, सो देखिए हमेशा इसको ज़ीरो लेट कर लूँ। साइन एक्स ज़ीरो दे रहा है, साइन एक्स ज़ीरो कब कब देता है, ज़ीरो पे ज़ीरो देता है और पाई पे ज़ीरो देता है। ज़ीरो ऑलरेडी है, ज़ीरो में ले नहीं सकता तो मुझे लेना पड़ेगा पाई। इस फंक्शन को ब्रेक करना है मेरे को। ठीक है, सो ये जाएगा 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, पाई पे ख़त्म हुआ, पाई से शुरू करेंगे, पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो 0 से पाई के बीच, देखो आपको पता है ना, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है। ठीक है, और ये यहाँ पर 2 पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है। 0 से लेकर पाई के बीच साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा और मॉडुलस का सिंबल हट जाएगा यहाँ से। और पाई से 2 पाई के बीच सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। पाई से 2 पाई और यहाँ मैंने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है ये क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। लिमिट लग जाएगी 0 से पाई, ये भी वही होगा, लिमिट लग गया पाई से 2 पाई। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉस 2 पाई कॉस पाई। ठीक है, अब वैल्यूज ही पुटअप करनी है हमें। नेगेटिव, देखो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, कोई याद झमेला करने की ज़रूरत नहीं। देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर भी वही वैल्यू होगी, बस नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इधर एक्स की वैल्यू प्लस में होती है, इधर नेगेटिव होती है। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 होगी। ठीक है, और अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ प्लस है कॉस 2 पाई, 2 पाई भी तो यहीं पे आ जाएगा, 0 पे आ जाता है, 1 होता है, और कॉस पाई की वैल्यू माइनस के 1। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 4। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑप्शनल प्रॉब्लम भी दे रखा है इंटीग्रेशन का, उसे भी हम करते हैं। टू की पावर x प्लस 1, 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर x dx। ठीक है, ये है। इस क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको मैं तोड़ के लिखूँगा। 10 टू द पावर x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x लिख सकता हूँ। इसको भी मैं वैसे ही लिख सकता हूँ, है ना, तोड़ दिया मैंने अलग अलग करके। अब देखो 2 की पावर x प्लस 1 में से x जब माइनस होगा तो ओनली 2 बचेगा, और नीचे क्या है 5 की पावर x dx, अलग अलग ले रहा हूँ। सो यहाँ पे जाके इसे माइनस कर देंगे, या नीचे वाला के इधर माइनस हो जाएगा तो x जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर x और 5, ये बचा dx।
तो देखो इसको हम लिख सकता हूँ 2/5 dx, ये हो गया 1/5 2 dx। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो a वाला ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, तो a इंटीग्रेशन dx इस टाइप का ये फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव है ऊपर, नेगेटिव यहाँ लग जाता है। a का a तो होता ही है, अपॉन में log a आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। इस एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिख लीजिएगा। 2, देखिए a की जगह पे 5 है तो ये आ जाएगा -5 अपॉन log 5। ठीक, 1/5 तो यहाँ से आ जाएगा -2 log 2। इसको ढंग से सॉल्व करके लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 1 यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव 1/5 नीचे आ जाएगा 2 log 2। ठीक है, नेगेटिव और ये प्लस का क्या आ जाएगा 5 अच्छा प्लस माइनस यहाँ माइनस लग जाएगा log 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। तो आज के इस वीडियो में हमने पार्ट ए में ये कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी कैसे प्रॉब्लम है, केस स्टडी वाले प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे। और इसका सारा क्रेडिट जाता है ओसवाल वाले को। ये बहुत बेहतरीन बुक है, आप अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।